नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट जो मैं करवा रहा था, इसमें आज प्रैक्टिस नंबर 7 रहने वाला हमारा। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें से 1 से 5 तक जो प्रैक्टिस सेट थे वो हिंदी प्लस रीजनिंग के थे। और इसके बाद जो 6 और 7 है ये हमारे जीएस के हैं, जीके वाला है, ठीक है। जिसमें 75 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। और इससे पहले के जो 1 से 5 तक थे उसमें 150 क्वेश्चन थे हिंदी प्लस रीजनिंग के, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको एक काम करना है, यहाँ पे एक पेज में आपको 1 से 75 तक यहाँ पे नंबर लिखना है। उसमें आपको आंसर देखना है कि आप जब तक मैं यहाँ आंसर क्लिक करता हूँ आप लोग को भी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा कैसी है, ठीक है, कैसी है करके। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? नरेंद्र मोदी वान, ठीक है। स्टेडियम जो कहाँ पे आपका अहमदाबाद में है, क्वेश्चन पूछेगा कभी, गुजरात में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, ठीक है। फिरोजा कोटला आपका दिल्ली का है। और इंदिरा गांधी स्टेडियम, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये लोग आपको बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, जो सचिन तेंदुलकर जी हैं इनकी वानखेड़े स्टेडियम जो है मुंबई का, ठीक है। तो वहाँ पे इसमें इनकी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, प्रतिमा इनकी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में स्टेफनोस सित्सिपास को हराकर पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जेलेस्की ने, कुबलर ने, हिजिकाटा ने या फिर नोका जोकोविच ने? तो जोकोविच के द्वारा यहाँ पे जीता गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है? आपको कमेंट में बताएंगे आल्प्स की जो घाटियाँ हैं कौन से देश में है, ठीक है। सिरोको, फन, हार्मेटम या फिर खामसीन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फन। अगला चौथा क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया? अब देखिए, लिंगानुपात की बात कर रहा है और 2011 के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे इसमें था आपका हरियाणा था और सबसे ज़्यादा कहाँ था आपका केरल था, ठीक है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है, विश्व में चावल उत्पादन प्रथम देश भारत है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला देश भारत है, विश्व में गेहूं उत्पादन में प्रथम देश चीन है, विश्व में दाल उत्पादन में प्रथम देश भारत है। अब यहाँ पे हमको गलत पूछा गया है, तो 3 सही है, 1 गलत है, ठीक है। तो देखिए, विश्व में जो चावल की बात करेगा तो इसमें भी आपका क्या आता है, चाइना आता है, ठीक है। तो इसलिए भारत नहीं है, गलत हो जाएगा आपका। बाकी ऑप्शन सभी सही हैं। दुग्ध की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन भारत में होता है, गेहूँ उत्पादन में चीन है, दालों में भारत है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? अधोमंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल? सबसे ऊपर की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक्सोस्फीयर, इसको हम बहिर्मंडल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अटल व्यो अभ्युदय योजना किसके लिए है? औरतों के लिए, बच्चों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए या फिर युवाओं के लिए, ठीक है। तो इसका जो संबंध है वो आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए। आठवां क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका उत्तर प्रदेश। नौवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखित किया गया? मतलब कहने का मतलब है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी है, ठीक है, जो हमारे भाग 4 में आते हैं, और भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं, ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है। उसके बाद आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हमारे फंडा ये आते हैं, डीपीएसपी आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमको, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? देखिए, जो मौलिक कर्तव्य हमारे, देखिए एक चीज़ में क्लियर करो, यहाँ पे पॉलिटी में क्वेश्चन पूछता है, जो फंडामेंटल राइट है हमारे मौलिक अधिकार वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पहले से थे, डीपीएसपी भी पहले से था, बट आर्टिकल 51A, देखिए 50 तक तो मैंने बताया डीपीएसपी, 51 तक डीपीएसपी है, पर 51A और जहाँ पर भी कैपिटल वर्ड की बात होगी वो आपका संशोधन करके वहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसको हमेशा याद रखना एग्जाम में, ठीक है। तो 51 के अंतर्गत स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के अकॉर्डिंग 10 फंडामेंटल राइट को हमारे यहाँ पे ऐड किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। फिर बाद में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को फिर से ऐड किया गया, जो कि हमारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। बट ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी वाला था, ठीक है, ये कमेटी कब बनी और कब यहाँ पे बोला गया कि सम्मिलित किया गया था? तो ये सम्मिलित किया गया था आपका 1976 में, और ये था हमारा 42वां
संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी बता दिया है। अब यहाँ पे कभी यही पूछता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने की बात यहाँ पे की थी, तो उनकी तरह 8 रिकमेंडेशन दी गई थी, बट बाद में इनको 10 कर लिया गया था, ठीक है। और 11वीं हमारी बाद में ऐड हुई है। क्लियर है आप लोगों को, 2002 में ऐड हुई है, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचकरण में सम्मिलित नहीं है, कह रहे हैं। किसके बाद राष्ट्रपति के मतलब जो इलेक्शन होते हैं हमारे, उसमें कौन नहीं भाग नहीं लेता है, ठीक है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये होते हैं इसमें, ठीक है। अगला है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं, ठीक है। तो राज्यों की विधान परिषदों के देखिए, जो राज्य के विधान परिषद होते हैं इनके मेंबर, निर्वाचित मेंबर यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है बोला गया है। देखिए ये भी गलत है, क्योंकि मंत्री का नाम मात्र का नेता नहीं होता है, मीन होता है, ठीक है। साथ में वह संसद के प्रति नहीं, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है वो, ठीक है। वह अपने मंत्री को बर्खास्त करने के लिए यही राष्ट्रपति को बोल सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कौन सा सही है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता क्या होता है यहाँ पे। क्लियर है। चलिए, 13वां क्वेश्चन है, प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। आइकन, फ्लो चार्ट, रेखा चित्र या फिर मिक्स चार्ट। तो देखिए किसी भी प्रोग्राम को क्या करते हैं, चित्र के रूप में अगर दिखाते हैं हम, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, वो एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है, ठीक है। जैसे हम दिखाते हैं ना, किसी के पार्ट होते हैं अलग अलग, तो एक फ्लो चार्ट टाइप का दिखाया जाता है उसमें। OMR से क्या अभिप्राय है, जो आपकी OMR सीट होती है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, इसके अकॉर्डिंग 1774 में यहाँ पे कलकत्ता में एक क्या किया गया, यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। बट 1911-12 के आसपास सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे आ गया आपका, दिल्ली आ गया था, ठीक है। पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। चलिए आगे, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। जितना मुझे लग रहा है कि आपको बताना है, बैकग्राउंड में बता के चल रहा हूँ आगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो ये आपका किसका है, भारत का है, ठीक है। इसलिए भारत का संविधान बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत में इतनी भाषाएं हैं, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, उसके बाद भी हमारा यहाँ जो संविधान है हर एक चीज़ के लिए, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हर किसी को यहाँ पे इक्वल चीज़ रख के यहाँ पे लिखा गया है इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से या फिर आयरलैंड से। और मैं प्रस्तावना की यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये ली गई हमने ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़े थे, देसी रियासतें थी, कि भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है। देखिए भारत में आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 के में, ठीक है, तो उस टाइम पे देखिए यहाँ पे जैसे आपका हैदराबाद है, निज़ाम थे वहाँ पे, जूनागढ़ है गुजरात में, जैसे कश्मीर है हमारा, ठीक है। तो ये बीच बीच में ये थे कि इसमें सरकार ने पहले ये बोला कि जो पाकिस्तान जाना चाहता है पाकिस्तान जाइए, जो इंडिया में रहना चाहता है यहाँ रहिए, बट ये था कि ये लोग मान नहीं रहते, ठीक है। हैदराबाद हो गया, अब आप देखिए अगर पूरा भारत होता है और बीच में यहाँ पे एक पाकिस्तान का पार्ट होता, तो ये पॉसिबल था, किस टाइप से चीज़ें हो पाती, नहीं हो पाती। तो इसलिए इन देशी रियासतों को जो किया गया, ठीक है, सेपरेट किया गया या फिर भारत को एक अखंड किया गया, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल था वो किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। देखिए सिटीजनशिप की मैं बात करता हूँ अगर यहाँ पे, ठीक है, तो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है जो भाग 2 में है हमारा। और आर्टिकल कौन से आर्टिकल पूछेगा, तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आर्टिकल है, ठीक है, भाग 2 है, ठीक है। भाग 3 मैंने आपको बता दिया है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट हैं। और भाग 4 की बात करता हूँ, तो भाग 4 के अंतर्गत हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो कि हम पढ़ते हैं, ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर पहला ही क्वेश्चन था हमारा 51 तक। इसके अंदर ही आपके देखा अगर जो पंचायत अत्याचार, इसके अंतर्गत आपका जो UCC आता है, जो भी उत्तराखंड में इंप्लीमेंट हुआ है, आर्टिकल 44, ये सब किस में आता है, हमारे USC के DPSP के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में ध्यान देना, क्योंकि ये बैकग्राउंड में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन। अब जो मौलिक अधिकार है हमारे, ठीक है, इनका निलंबन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के नहीं, प्रधानमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं होता है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, हाँ ये बात सही है। आपातकालीन स्थिति में क्या है, इनको हटा सकते हैं, ठीक है। अगला है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा के इलेक्शन होते हैं जो हमारे, ठीक है, एमपी जो बनते हैं, उसके लिए बोला गया कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए एज, तो 35 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में से कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ और सकारात्मक वृद्धि दिखाई गई। देखिए एक चीज़ बताऊँ, हमारे 3 सेक्टर हैं। मैं बेसिकली मैं बात करूँगा प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा हमारा आता है टर्सरी सेक्टर जो कि सेवा क्षेत्र आता है। इसमें देखिए जो फर्स्ट में आता है हमारा कृषि रिलेटेड चीज़ आती है, वानिकी हो गया, कृषि हो गया, ठीक है, मत्स्य हो गया। सेकंड में आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको हम कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब जहाँ पे हमारे कारखाने वगैरह हैं, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और टर्सरी सेक्टर हमारे सेवा क्षेत्र में जो हमारे बैंक वगैरह आते हैं वो आते हैं। अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर बंद हो चुके थे और चीज़ें, आप देखिए जब सेकेंडरी सेक्टर से चीज़ें बन नहीं रही हैं, कंपनियां बंद हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो नहीं रहा है, तो टर्सरी सेक्टर में भी हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट आया, क्योंकि सब चीज़ तो वहीं से चलता है ना। बट जो प्राइमरी सेक्टर था हमारा, खेती बाड़ी, लोगों ने गाँव में जाके खेती करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पर अपने लोग खेती करने लगे, उगाने लगे चीज़ों को। तो उससे क्या हुआ था कि महामारी के टाइम पे भी लोगों ने क्या किया, गांव में घर में बैठ गए थे, खेती करना शुरू कर दिया था। तो कि जो कृषि क्षेत्र है इसमें क्या हुआ, यहाँ पे सकारात्मक वृद्धि हमारी क्या हुई, दिखाई दी थी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर आ रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे जितने भी डाउट होते हैं वो क्लियर कर रहा हूँ करके, ठीक है। क्योंकि हमारा ये मोटिव नहीं कि डायरेक्टली हम क्वेश्चन में टिक करें, आगे बढ़ते चलें। आपको समझ में आना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है करके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। 23वां क्वेश्चन है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। जो पॉवर्टी है, परिवार की आय से करते हैं, परिवार के सदस्यों की संख्या से करते हैं, लोगों के जीवन स्तर से करते हैं, या फिर कैलोरी प्राप्ति से करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम कैलोरी, कितनी कैलोरी कौन प्राप्त करा, इसके ऊपर से हम करते हैं गरीबी को यहाँ पे क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध रहा है। देखिए जो आप कह सकते हैं 2022 में होने को, 2020 में हमारे जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो होने वाले थे उसमें क्या हुआ था कि 2020 और 21 में कोविड की वजह से 2022 में हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 7 अगस्त को, अभी हम जेवलिन थ्रो डे भी बना रहे हैं यहाँ पे, भाला फेंक डे, इन्हीं के नाम पे इनने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए, ठीक है। और अभी आपको क्या पढ़ना है, अभी आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जो पेरिस ओलंपिक हुए थे अभी, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है कि भारत को कितने मेडल मिले, कितने गोल्ड मिले। गोल्ड 0 मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी मनु भाकर को 10 मीटर एयर पिस्टल में यहाँ पे मिला हुआ है, तो आपको एक बार उनको क्लियरली देखना है। क्लियर आ रहा है आपको। तो जैसे यहाँ पूछेगा तो जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक डे कब होता है, तो ये 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के उससे यहाँ बनाने का फैसला लिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पे आपको मिल गया होगा भाला फेंक डे, ऑप्शन ए दिख रहा है, और ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था, कनिष्क ने, हर्ष ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर समुद्रगुप्त ने। तो ये क्या था आपका, समुद्रगुप्त ने। 26वां क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिला उद्यमियों को उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, केवल अनुसूचित जाति के उद्यमियों को उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, या फिर केवल महिलाओं के लिए, ठीक है। तो स्टैंड अप इंडिया का जो मेन उद्देश्य या जो मेन मोटो था वो किसके लिए, वो है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के एवं महिला उद्यमियों को उद्यमिता में प्रोत्साहित करना, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, ताला नगरी किस शहर को कहा जाता है, अलीगढ़, कानपुर, आगरा, या फिर धनबाद। तो ये कहा था आपका अलीगढ़ में, और अलीगढ़ का है आपका यूपी में है, ठीक है। मुद्रास्फीति के कारण क्या है, जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रा का प्रसार होता है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है, इनपुट के मूल्य में वृद्धि होती है, या फिर उपयुक्त सभी कारण होते हैं। जो मुद्रास्फीति हम कहते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया कहते हैं ना, आपने सुना होगा, इकोनॉमी का टर्म्स है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मुद्रा का प्रसार हो जाता है, इसमें इनपुट मूल्य में वृद्धि हो जाती है, और साथ में घाटे की वित्तीय व्यवस्था हो जाती है, घाटे में चली जाती है हमारी जो इकोनॉमी होती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पशु रोग लंपी का एक प्रथम मामला, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड PSC और उत्तराखंड SSSC ने एक बार पूछा भी है, ठीक है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक पटवारी या किसी में आया था वीडियो में।
तो पूछा गया था कि भारत में लंपी का प्रथम मामला, लंपी वायरस किस में हुआ था? गाय वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक है, आप लोगों के गाँव में भी ये चीज़ फैला होगा लार्ज स्केल पे, तो बहुत सी गायों की यहाँ पे डेथ हो गई थी, ठीक है। तो प्रथम मामला भारत में किस राज्य में आया था? उड़ीसा में आया, बंगाल में, बिहार में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो ये आया था आपका उड़ीसा में आया था, और क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा गया था, ठीक है। भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? देखिए, पहला तो कपास का है, उसके बाद कह रहा है पटसन, तेल, चीनी या फिर कपड़ा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका चीनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर घटोत्कच? तो यहाँ पे गुप्त वास्तविक संस्थापक की यहाँ पे बात करेगा तो ये था आपका चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। गेहूं के दाने होते हैं बीज, रूपांतरित फल, फल या फिर संपूर्ण बीज, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके फल होते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जो महावीर स्वामी है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में, गया में, वैशाली में या फिर लुम्बिनी में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप याद करके चलेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वैशाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 टेराबाइट में शामिल किया जाता है? जो 1 TB होता है, ठीक है, 1 TB हमारा होता है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपका 1024 GB के बराबर, ठीक है। तो GB कहाँ पे लिखा हुआ है? गीगाबाइट हमारा GB, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिना केबल प्रयुक्त किए गए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला डिवाइस को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं, सेंट्रलाइज कहते हैं, ओपन सोर्स कहते हैं या फिर वायरलेस कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका, ये कहा जाता है वायरलेस कहा जाता है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है? देखिए, आप कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है, मेहरौली में, ठीक है, दिल्ली मेहरौली में है। अब इसमें पूछा जाता है कि इसका जो हम एंटर करते हैं, ठीक है, तो इसका देखिए बुलंद दरवाजा की बात करेगा तो ये कहाँ पे है? ये आपका फतेहपुर सीकरी में है। गुजरात विजय के बाद, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1-2 बार, ठीक है। गुजरात विजय के बाद ये बनाया था अकबर ने बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, उसकी याद में। कुतुब दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, श्री दरवाज़ा। तो जी कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका अलाई दरवाज़ा, ठीक है, दिल्ली में, मेहरौली में। 37वां है, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसके लिए होता है? कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने के लिए, प्रिंटर को कार्यरत करने के लिए, कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए या फिर सूचना स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है आपका सूचना को स्टोर करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। 38वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? अब किसकी बात कर रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है, ठीक है। छोप मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल या फिर आयन मंडल? तो ये होता है इंपॉर्टेंट होता है आपका छोप मंडल, इंपॉर्टेंट होता है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, इकोसिस्टम जो होता है हमारा, ठीक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है, देखिए सतत विकास क्या होते हैं आपके? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 17 हैं, इनको भी याद करेंगे आप लोग, ठीक है। अब सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? जैव विविधता, ऑब्वियसली संरक्षण करेंगे जैव विविधता का हम, तो उसके बाद हमें चीज़ें अच्छे से मिलेंगी। प्रदूषण पर नियंत्रण, ये भी जरूरी है। निर्धनता को हटाना, जो निर्धनता को हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है। और उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक हैं डार्विन, लेमार्क, अरस्तु या फिर पुरकिंजे, ठीक है। तो जीव विज्ञान के जनक के तौर पे किसको माना जाता है? ये माना जाता है अरस्तु को माना जाता है। 41वां क्वेश्चन है, देखिए सम्मिलित करना है चीज़ों को, यहाँ तक उत्तराखंड के क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको अब यहाँ पे, ठीक है। राजेंद्र सिंह बिष्ट का संबंध, बसंती बिष्ट का संबंध, माधुरी बथरवाल का संबंध, उपयुक्त सभी, देखिए, ठीक है। तो इसको आप लोग करेंगे पहले, फिर बताऊँगा। पहला है आपका राजेंद्र सिंह बिष्ट जल संरक्षण संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका ये रहेगा। बसंती बिष्ट लोक कला, ये भी सही है आपका। और डॉक्टर माधुरी बथरवाल लोक कला, ये भी आपका सही है। तो तीनों ऑप्शन के आपके यहाँ पे सही हैं। 42वां है, ठीक है, 23 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य का पहला कन्फ्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? काशीपुर, हल्द्वानी, सितारगंज या फिर रुद्रपुर में? तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया आपका रुद्रपुर में। रुद्रपुर कहाँ है? उधम सिंह नगर में है, ठीक है। उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो किसको जाता है? यशवंत सिंह कटोच, ये भी सही है। यशोधर मटवाल, ये भी सही है। शिव प्रसाद डबराल, ये भी सही है। उपयुक्त तीनों यहाँ पे क्या है? सही हो जाएगा हमारा। 44वां क्वेश्चन है, किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्यों की भूमि कहा गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर उपयुक्त सभी? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऋग्वेद हो जाएगा। देखिए ऋग होता है, ठीक है, ऋग्वेद बोला जाता है, ऋग्वेद मत पढ़ना, ऋग नहीं पढ़ना, उसको ऋग बोलते हैं, ठीक है। 45वां है, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो देखिए
जो आपका जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून में, सबसे ज़्यादा प्रचलित क्या है, वही है आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गढ़ एवं उनसे संबंधित जातियों को कौन एक सम्मिलित नहीं है कह रहे हैं, ठीक है। कोल्लीगढ़, बछवाड़ बिष्ट, बांगरगढ़, नागवंशी राणा, मुंगरागढ़, बिष्ट जाति, रामीगढ़, राणा जाति। देखिए एक आध क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं एग्जाम में, 75 क्वेश्चन जब आएंगे उसमें से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस आएंगे। वो यूके पीएससी पूछेगा तो वैसे ही पूछता है, यूके ट्रिपल एससी वैसे ही पूछता है, ठीक है। तो आपको 70 क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। 70 क्वेश्चन जो आएंगे आपके पढ़े में से आएंगे, ठीक है। बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, वो कोई भी नहीं कर पाता है, ठीक है। और कोई कर भी जाता है तो वो तुक्के लग जाते हैं उसमें, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना, ये नहीं कि कोई कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आ गया ये पूछते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जीएस में आते ही हैं, आप उसके लिए रेडी रह के जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुमिलित नहीं है पूछा गया है। तो देखिए कोलीगढ़ वंशार सही है आपका, बांगरगढ़ नागवंशी ये भी सही है। देखिए पर मुंगरागढ़ बिष्ट जाति संबंधित ये नहीं है, इसलिए यही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1790 में हवालाबाद के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया था। महेंद्र चंद्र, रुद्रचंद्र, देवीचंद्र, कल्याण चंद्र। तो यहाँ पे महेंद्र चंद्र को इनकी तरह हराया गया था, ठीक है। और उसका बाद कुमाऊं में 1790 से लेके 1815 तक इनका राज हो गया था, और ये बार में गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 1815 में ईस्वी में 1815 से 1859 ईस्वी तक किस परमार शासक का कार्यकाल रहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सुदर्शन का कार्यकाल जा रहा था जो रहा था आपका 1815 से लेकर 1859 तक। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है। श्रीदेव सुमन, हरिकृष्ण रतूड़ी, देखिए कालू सिंह मेहरा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिसंग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बिसंग क्षेत्र लोहाघाट के आसपास चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है जो। आगे बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कुमाऊं मंडल विकास निगम, ठीक है, जीबी पंत मिल, HMT घड़ी इकाई और BHEL, ठीक है। तो इसको हम जब सम्मिलित करते हैं, देखिए कुमाऊं मंडल विकास निगम, तो ये कहाँ हो जाएगा, नैनीताल में हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले का आपका थर्ड हो जाएगा। जीबी पंत चीनी मिल, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी किच्छा में, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। HMT घड़ी इकाई ये कहाँ है, रानीबाग में है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। और BHEL ये कहाँ है आपका, हरिद्वार में है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1। 51वां क्वेश्चन है गोरखाओं एवं प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खोखबुड़ा मैदान में हुआ युद्ध, ठीक है, कब हुआ था, 14 मई 1804 को, इंपॉर्टेंट डेट है ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना सही है, घरसियारी कल्याण योजना सही है, लखपति दीदी योजना ये भी सही है। लखपति दीदी योजना जो है इसकी डेट बताएंगे आप लोग कब लॉन्च हुई थी, और इसका मोटिव है कि मतलब 1 लाख महिलाओं को क्या करना है यहाँ पे, लखपति करना है, यहाँ मतलब रोजगार देने की बात यहाँ पे की गई है इसमें, ठीक है। हिमालय मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया है, कहाँ पे किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया गया है सोनी रानीखेत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से कब पौड़ स्थानांतरित की गई थी। 1839, 1840, 1845, 1846 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये की गई थी 1840 में की गई थी। 55वां क्वेश्चन है, देखिए सुमिलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पहला बात पहले यहाँ पे दिया हुआ है मुकुंदीलाल तरुण कुमाऊं, सही है ये। विक्टर मोहन जोशी स्वाधीन प्रजा, ये भी सही है। गोविंद वल्लभ पंत प्रजाबंधु, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। भक्त दर्शन कर्मभूमि, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है। रामगढ़, हरतौला, पटवाडांगर, देवस्थल, ठीक है। तो ये की गई है आपकी देवस्थल में। माया क्षेत्र तीर्थ स्थलों का प्रवेशद्वार सेतु नगरी व मायापुरी नाम से प्रसिद्ध क्या है आपका, ये आपका हरिद्वार है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नंदा राज्यात में महिलाओं का जाना कहाँ तक स्वीकृत है। जो नंदा राज्यात होती है, ठीक है, तो इसमें जो महिलाएं जाती हैं वो कहाँ तक जाती हैं, पातर निचोड़ा तक, बाण तक, वैजनी तक या नीलारीधार तक, ठीक है। ये जाती है आपकी पातर नचुनिया तक। कुमाऊं का पहला क्षय रोगाश्रम स्थापित है भवाली, गोटिया, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़ में। तो ये कहाँ पे है, ये आपकी भवाली में है, ठीक है। बिरमा, गगास, बीनो सहायक नदियाँ किसकी हैं। पश्चिम गंगा, पूर्व गौरी गंगा, सरयू या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपकी पश्चिमी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। 61वां क्वेश्चन है उत्तर भारत की प्रथम विद्युत संयंत्र गुलौली जल विद्युत परियोजना स्थित है टिहरी में, मसूरी में, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत की पहली है, ठीक है, काशीपुर या फिर हरिद्वार में।
तो ये कहाँ पे है? तो ये आपकी मसूरी में है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किसने गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर कुमाऊं क्षेत्र में अग्रहियों के खिलाफ आंदोलन चलाया था? ये क्वेश्चन अभी भी आया, 2 बार आ चुका है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कालू सिंह मेहरा जी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राड़ी टॉप कहाँ स्थित है? चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी में? तो ये अवस्थित है आपकी उत्तरकाशी में है। ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा गुफा व भीम गुफा कहाँ स्थित है? केदारनाथ, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, अल्मोड़ा में या फिर चंपावत में? तो ये है आपका केदारनाथ, रुद्रप्रयाग में। ठीक है। 65वां क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने 1965 में जनजातियों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकुट समिति, गोस्वामी समिति, मेहता समिति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका संबंध है आपका लोकुट समिति से। कौन सा कथन सत्य है? जौनसारी जनजाति द्वारा हारू नृत्य किया जाता है, ये आपका सही है। हारू नृत्य की विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित होती है। रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग हारू नृत्य में किया जाता है। देखिए सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारे राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शोक एवं दुख की स्थिति में किस परंपरा का निर्वहन किया जाता है? उचियाणा, आल, अबाजू या इनमें से कोई नहीं? अब बात कर रहे हैं यहाँ पे शोक और दुख की बात कर रहा है। ठीक है। तो इसके लिए जो होता है आपका, ये होता है आपका अबाजू होता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए कथनों में पढ़कर सही का कथन चुनाव करना है। मूलाराम के वंशज सुनार थे। मूलाराम की चित्रशला श्रीनगर में स्थित है। मनमत सागर ग्रंथ मूलाराम द्वारा लिखा गया है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69वां है शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या था? राजेश, महेंद्र, महेश चंद्र, सिद्धत्त या इनमें से कोई नहीं? तो शैलेश मटियानी का अगर नाम पूछता है तो ये थे, इनका नाम था, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, कमेंट में बताएंगे। और शैलेश मटियानी जो पुरस्कार दिए जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में टीचर को, ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई? ठीक है, चलो इनका नाम बता देता हूँ आपको। इनका नाम था रमेश चंद्र मटियानी जी। ठीक है, रमेश चंद्र मटियानी इनका नाम था। शैलेश मटियानी का मूल नाम था, तो इसलिए ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इनके उसमें टीचरों को एक 2009 से यहाँ पे शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। आपको ये भी याद रखना हर साल दिया जाता है। ठीक है, इस मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार डेट पूछी गई है। और रमेश चंद्र भी आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल प्लेमेंट स्थित है? देहरादून में, हरिद्वार में, उत्तरकाशी में या फिर चंपावत में? ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका देहरादून में। 71वां क्वेश्चन है 1969 ईस्वी में घनानंद पांडे जी को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया था? एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया आपका। घनानंद पांडे जी को कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। और क्या दिया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या फिर पर्वतारोहण के क्षेत्र में? ठीक है, तो ये दिया गया था आपका विज्ञान के क्षेत्र में। 72वां क्वेश्चन है 2016 में गठित उत्तराखंड भाषा एवं बोली संस्थान किस जनपद में है? चमोली, गोचर, जोशीमठ, गौरीकुंड या फिर गोपेश्वर में? तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका चमोली, गोचर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देवभोग प्रसाद योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017, 24 जनवरी 2018, 23 जनवरी 2018 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 23 फरवरी 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए, 74वां क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में थारू जनजाति से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही चुनें। कुछ विद्वानों के अनुसार थारू का अर्थ मदिरापान करने वाला है। ठीक है, अगला है थारू पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है। थारू समाज महासत्तात्मक होते हैं। इनमें संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? तो चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा किस स्थान का प्राचीन नाम नौठा या नारायण मठ है? ठीक है, विशाल बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री या फिर योग बद्री? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा आपका आदि बद्री। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए अपना इसको कमेंट्स में बताइएगा कि आपका 75 में से कितना स्कोर बना। और साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो परीक्षा वाली की जो सीरीज़ है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, तो लोग देख रहे हैं उसको, आप भी जाके देखिए, प्लेलिस्ट में मिलेगा। और करंट अफेयर भी आपको करवा दी गई है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।